जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं दी वार्तालाप। आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक श्री रामनाथ सिवेन जी से सोनभद्र के विकास और राजनीतिक हालात पर। दादा, अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार नारों में आप लोकतंत्र को कहां पाते हैं? प्रभात जी, देखिए, तो तब था जब हम ये कहते थे आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब हम ये कहते थे समान काम के लिए समान दाम, योग्यता के अनुसार काम, काम के हिसाब से दाम, जब हम ये नारे लगाते थे। इसमें नारा कहाँ है? ये तो घोषणा है, एक तानाशाह की तरफ से, किसी राजा की तरफ से, किसी महाराजा की तरफ से। लोकतंत्र में जीत हार का कोई मतलब नहीं होता। गरिमापूर्ण पराजय भी आपको समझना चाहिए, वो किसी भी धोखेपूर्ण जीत से बहुत अच्छी होती है। संवैधानिक संस्थाओं के शुचिता व चुनाव आयोग के कार्यशैली को लेकर उठ रहे सवालों पर आपकी क्या राय है? आजकल जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत कुछ जो सावधानी हमें बरतनी चाहिए थी संवैधानिक शुचिता के बाबत, उस सावधानी में बहुत कमियां आई हैं। मुद्दे कई हैं, बहुत गिनाए जा सकते हैं, लेकिन कमियां बहुत आई हैं। और ये कमियां सिर्फ इसलिए आई हैं कि हमें हुकूमत चलानी है। लक्ष्य केवल हुकूमत चलाने का जो बन गया है, इससे जो हमारे एसेट्स हैं, संवैधानिक एसेट्स हैं, उनमें जगह जगह हर स्थान पर लगभग कमियां दिखती हैं। क्या महंगाई बेरोजगारी के बीच रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में पस्त जनता को गारंटी पर विश्वास है या न्याय की आस है? सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी गारंटी देने की। संविधान तो सबको खाना, सबको रोजगार, सबकी दवाई, सबकी पढ़ाई की बात करता है। फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? जब इस तरह की गारंटी दी जा रही है तो कहीं न कहीं धोखा किया जा रहा है। आप कहीं न कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान के जो उपबंध हैं, जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उसके हिसाब से आप खुद को नहीं चला पा रहे हैं। संविधान से अलग आप गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे। ऐसा करने के लिए संविधान आपको रोकता कहाँ है? संविधान तो हमेशा कहता है कि ऐसा ही करना चाहिए। हर नागरिक का देश के साधन संसाधन सब पर बराबर का अधिकार है। तो फिर क्यों ऐसा करना पड़ रहा है आपको? आप सोचिए, कहा जाता है कि 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया जा रहा है। उसी के साथ एक सवाल ये जोड़ के पूछिए कि क्यों दिया जा रहा है? क्या हमारा शासन तंत्र इतना निकम्मा हो चुका है वो सबके खाने के लिए, सबके रोजगार के लिए इंतजाम नहीं कर सकता? उसे खाना देना पड़ रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो है हमारे यहाँ पकौड़ा तलिए और तमाम रोजगार है, ऑटो है, ये है, उसको गिनाया सरकार ने। तो क्या इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए प्रभात जी, बहुत सीधी सी बात है कि आदमी जन्मते ही अपने रोजगार को तय कर लेता है। प्रकृति हमें इतनी ऐसी शिक्षा देती है कि हम खुद तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब विवश होता है तो वो रोजगार के बारे में चिल्लाता है, कहता है कि हमें रोजगार दीजिए। हम कर नहीं सकते, जमीन उनके पास है नहीं, संसाधन उनके पास है नहीं, पैसे उनके पास है नहीं। जब इतनी तीनों स्थितियां नहीं है जो रोजगार के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जब तीनों स्थितियां उनके पास नहीं है तो रोजगार मांगेगा ही मांगे। आप दीजिए, न दीजिए, आपका काम है। 1995 से लेकर 2010 तक लगभग 1.5 दशक सोनभद्र की सड़कों पर लगातार जल, जंगल, जमीन, हक हकूक और रोजगार को लेकर के यहाँ के स्थानीय परियोजनाओं में सोनभद्र के लोगों के समायोजन को लेकर के, उनको उनकी भागीदारी को लेकर लगातार सड़कों पर आंदोलन। उस आंदोलन के परिणाम क्या निकले, इस बारे में क्या कहेंगे आप? परिणाम पर मत जाइए। परिणाम ये निकले कि अब आंदोलन ही नहीं है। वह एक समय था, वो एक ऐसी हुकूमत थी जहां आंदोलन चल सकते थे। और आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां न आंदोलन चल सकते हैं, न आंदोलन उग सकते हैं, न चलाए जाएंगे। उसमें क्या क्या परिणाम निकले ये तो सर्वेक्षण की बात है, लेकिन मैं बताऊं कि वो सार्थक परिणाम निकले थे। अगर वो परिणाम न निकले होते तो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और मनरेगा, जान दरिदा जो आया था वो बुद्धि तक आया था। और ये उसी ने इस प्रोजेक्ट को सरकार के हवाले किया था कि मनरेगा का प्रोजेक्ट आप चलाइए। जानदरेज जब आया था तो जानदरेज सोनभद्र क्यों आया था? यहाँ से जो जाता है
तो मनरेगा के प्रोजेक्ट को वो लागू करवाता है दिल्ली में। तो सोनभद्र ने बहुत कुछ दिया है, बहुत परिवर्तन कराया है। सोनभद्र ने तो यहाँ तक किया कि जो कंट्रैक्ट लेबर ला है उसमें भी सोनभद्र ने परिवर्तन कराया। हाँ, ये जरूर है कि जो सहभागी थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्हें कुछ नहीं मिला, ये सही बात है। लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है और पकौड़ी लाल कोल ने पिछली बार जब सांसद रहते हुए उन्होंने कुछ सवर्णों को लेकर के कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिसको लेकर लगातार मामला उछाल पे है और स्थानीय मुद्दे जो है चुनावी शोर में कमजोर पड़ गए हैं। गाली और ताली पर ही बात हो रही है। तो क्या ऐसे में सोनभद्र स्थानीय मुद्दों को छोड़कर इन्हीं मुद्दों को लेकर के अपने प्रत्याशियों का और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी? देखिए, ये तो बहुत ही कुछ, अगर इस पर जवाब मैं दूं तो आरोप लगाने वाला जवाब हो सकता है, क्योंकि हम अपने स्थानीयता के मुद्दे पर कभी भी सतर्क और सावधान नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों हमें बाहरी व्यापारी अच्छे लगते हैं, बाहरी ठेकेदार अच्छे लगते हैं, बाहरी नेता अच्छे लगते हैं। ये जो बाहरी हैं, ये पता नहीं क्यों हमें अच्छे लगते हैं। अगर मैं इसी बात कहूं, अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर इल्जाम लगाऊं तो ये बात बुरी हो सकती है, लेकिन लगता है हमेशा बाहरी यहाँ है। पकौड़ी लाल कोल भी उसी बाहरी थे, और पकौड़ी लाल कोल कोई बाहर की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो उनके रोम रोम में बसी हुई बात है। दबे रहते हैं तो नहीं कहते इस बात को, लेकिन जो भी दलित है, उत्पीड़ित है, दमित है, उसमें जो थोड़ा सा पकौड़ी लाल कोल जैसा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा कद का हो जाता है, तो भीतर से तो वही बोलता है जो पकौड़ी लाल कोल बोल रहे हैं। दूसरे दिखावे के तौर पर नहीं बोलते ही नहीं, वो दबा ले जाते हैं बात को। अपना दल की एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो है अब राजा जो है रानी के कोख से पैदा नहीं होते हैं, वो ईवीएम की बटन से पैदा होते हैं। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने को राजा मान चुके हैं और अब लोकतंत्र राजतंत्र की ओर अग्रसर हो चुका है? हाँ, ऐसा अनुप्रिया पटेल सोच सकती है। उनके समझ में आ सकता है कि ईवीएम राजा पैदा करता है, जिसका जवाब राजा भैया ने खुद दे दिया है कि जनप्रतिनिधि पैदा करता है। शायद अनुप्रिया जी भूल रही हैं कि ईवीएम न राजा पैदा करता है न रानी पैदा करता है, वह जनसेवक और जनप्रतिनिधि ही पैदा करता है, जिसका जवाब राजा भैया ने स्वतः दे दिया है। चुनावी शोर में आप किन मुद्दों पर जोर देना चाहेंगे जो जनहित में? देखिए प्रभात जी, बहुत सीधी सी बात है। लंबे समय से मेरे पास केवल 3 मुद्दे रहे हैं, जिसे मैं किताबों में उठाता रहा हूँ, वक्तव्यों में बोलता हूँ, सेमिनारों में बोलता हूँ, जगह जगह गोष्ठियों में जाता हूँ तो वहां बोलता हूँ। 3 ही सवाल हमारे भारतवर्ष के ही नहीं, पूरी दुनिया के 3 ही मुख्य सवाल हैं। एक स्त्री, भूमि और संपत्ति। इन तीनों को बहुत ही गंभीरता से जब तक आप नहीं लेंगे, इनका सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन के अनुरूप इनका जब तक विभाजन नहीं करेंगे, इन्हें स्वीकार्यता नहीं देंगे, तब तक ये स्थितियां रहेंगी। न संपत्ति पर आप ध्यान दे पा रहे हैं, न भूमि पर आप ध्यान दे पा रहे हैं, न स्त्री की अस्मिता पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि तीनों चीजें सामाजिक और मानव सभ्यता की अस्मिता से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि मामला अलग अलग है। भूमि का सवाल साधारण सवाल नहीं है, पांव आपके जमीन पर ही पड़ेंगे। अस्मिता आपकी बनती है जब कहीं रोजगार आपको मिलता है। 2 बीघा 4 बीघा जमीन जैसी आपके पास है, उसके हिसाब से आपकी अस्मिता बनती है। तो स्त्री का सम्मान तो आप जानते ही हैं। कहने की बात है कि देवी की तरफ से औरतें पूजित हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप देख रहे हैं। तो 3 ही सवाल मेरे सामने हैं। हर सरकार के सामने ये 3 सवाल मुख्य रूप से होने चाहिए: स्त्री के सवाल, भूमि के सवाल, संपत्ति के सवाल। भूमि की बात मैं जब करता हूं तो प्रकृति की बात करता हूं। प्रकृति को आप कितना बचा रहे हैं? आपको हिसाब लगाना होगा, जंगल कितना सोनभद्र में काटा गया, कारखाने कितने बनाए गए, प्रदूषण कितना फैला हुआ है, विकलांग पैदा हो रहे हैं। रेणुकूट रिहन बांध के अगल बगल जो इलाका है उसमें विकलांग लोग पैदा हो रहे हैं। पर्यावरण की स्थिति तो ये है, तो हम बचा कहाँ पा रहे हैं? भूमि बचाने का सवाल जंगल बचाने से, भूमि बचाने का सवाल जल बचाने से, जमीन बचाने से। इन सवालों पर हम काम कहाँ कर रहे हैं? दिखावे के तौर पर हम काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं। रावटगंज सुरक्षित लोकसभा सीट जो है आजादी से अब तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही है
और इसी वर्ग से चुने हुए सांसद लोकसभा में जाते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं। यह क्षेत्र आदिवासी वनवासी बाहुल्य है। ऐसे में यहाँ निवास करने वाली अनुसूचित जाति और जनजातियों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में जनप्रतिनिधियों का योगदान क्या है? जनप्रतिनिधि जैसा लोकतंत्र का मॉडल है हमारे आज के समय में, इस मॉडल में जनप्रतिनिधि कुछ कर ही नहीं सकता। इसकी आवाज पार्लियामेंट में भी नहीं सुनी जाती। परिणाम स्वरूप एक यंत्र की तरह से जनप्रतिनिधि काम करता है। वो अपने को संवारने सुधारने में लग जाता है। इसकी आवाज अगर संसद में सुनी जाती, विधानसभा में सुनी जाती, तो संभवतः उसकी सक्रियता बढ़ती, गतिशीलता बढ़ती, वो क्षेत्र में जाता, लड़ाई लड़ता। लेकिन आवाज ही नहीं सुनी जाती, क्योंकि उसको बिना कुछ किए ही ये पद मिला हुआ है। ऊंचे ऊंचे नाम के आधार पर उसको पद मिला हुआ है। उसको कोई काम है नहीं, पद मिल गया। एक एमपी चाहिए, एमपी को टिकट मिल गया। पार्टी अगर चालू पार्टी है, चल रही है पार्टी, उसका एमपी जीत गया। उसने किया क्या? उस एमपी पद के लिए अगर उसने कुछ किया होता है तब तो संसद में कुछ बोलता होता। वैसे भी संसद में बोलने के लिए उसको समय नहीं दिया जाएगा। तमाम बोलने वाले लोग हैं। वह तो एक यंत्र की तरह से, छोटा यंत्र जो कि चुन जाता है, बस एक संख्या बढ़ जाती है कि एमपी चुनेगा, ये एमएलए ये भी चुनेगा, कुछ कर नहीं सकता। यहीं से सांसद थे राम प्यारे पनिका जी। लोग कहते हैं कि उन्होंने सोनभद्र के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत अच्छे काम किए। उन बातों से कितने सहमत हैं आप? हाँ, हम राम प्यारे पनिका जी को नहीं, हम राम प्यारे पनिका जी और रामस्वरूप जी को भी याद करना चाहेंगे। इसलिए याद करना चाहेंगे कि उन्हें उनका दल भी सुनता था और उन्हें संसद भी सुनती थी। राम प्यारे पनिका की बात उनका दल भी सुनता था और संसद भी सुनती थी। तो राम प्यारे पनिका को मौका मिला, उतने जितना काम सोनभद्र में किया उन्होंने, तो राम प्यारे पनिका जी ने इसीलिए काम किया क्योंकि उनकी बात सुनी जाती थी, महसूस की जाती थी। और भगवान ने शकल सूरत भी उनकी कुछ ऐसी दी थी कि वो लगते थे कि आदिवासी नेता है, शकल से भी लगते थे, आदिवासियों को रिप्रेजेंट करते ही थे। तो वहां जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, आपको आपके दल का कोई भी आदमी आपको सुनने वाला नहीं है, तो आप संसद रहा करें, इससे क्या फर्क पड़ता? आज स्थिति वही है। यहाँ के सांसदों की, विधायकों की कोई नहीं बात सुनता। ये घुमा करें सड़क पर, यहाँ पर पुलिस पर दबाव बनाए, कलेक्टर पर दबाव बनाए, इतना काम करें बस, और कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी और राहुल जी के नेतृत्व और विचारों में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, सवाल तो यह है कि आज विचारों के अंत के समय में है। ये वैचारिक युग नहीं है। पहली बात तो आप प्रभात जी बहुत गंभीरता से समझ लीजिए कि हम इतिहास के अंत के दौर में हैं, विचारों के अंत के दौर में हैं। विचार का कोई मतलब नहीं, ये अवसर का दौर है। जिसको जैसा अवसर मिल जाए, अवसर मिलेगा सरकार बना लेगा, अवसर नहीं मिलेगा सरकार गिर जाएगी। विचारों की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक हल्ला करने की बात है, तो हल्ला एक तरफ है, जहां जनता की बात उठाने की बात है वो एक तरफ है। तो जहां तक मैं मोदी जी को देखता हूं कि मोदी जी में शोर बहुत है, शांति नहीं है। शांति नहीं है। और राहुल जी की बात को जहां तक मैं समझ पाया हूं कि इनमें शोर नहीं है, काम करने की ललक है। बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है इस देश को जो काम करना चाहता है, जो खुद को साबित करना चाहता है कि हमें ऐसा ऐसा काम करना है, हमें जनता के लिए काम करना है, जनपक्ष का हमें काम करना है, लोक पक्ष का हमें काम करना है, लोक समूह का काम हमें करना है। एक ऐसा व्यक्ति मैं राहुल जी में देख रहा हूं कि एक व्यक्ति राहुल जी के रूप में है जो सोचता है कि हमें काम करना है और तलाश रहा है कि काम के अवसर कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। जहां जहां अवसर मिलेगा वहां राहुल जी जाएंगे, वहां काम करेंगे। लेकिन मोदी जी में तो बस जैसे कुछ लगता है कि सारा कुछ उन्होंने करा दिया है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी लगभग थके हुए आदमी की तरह से जान पड़ रहे हैं मुझे। बताया जाता है कि लोहिया जी का सोनांचल से गहरा नाता रहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ आप समाजवादी आंदोलन में रहे। उस दौर की राजनीति और अब की राजनीति में क्या फर्क देखते हैं? बहुत फर्क है। उस समय राजनीति के लिए राजनीति नहीं होती थी, सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक संघर्ष के लिए राजनीति होती थी। ये कमियां हैं समाज में। समाज की फला जरूरतें हैं। इन जरूरतों के हिसाब से हम भूमि सेना बनाते थे, जल सेना बनाते थे और काम करते थे।
मजदूरों के हित में काम करते थे, किसानों के हित में काम करते थे, यूनियन बनाते थे। आज वैसा वातावरण नहीं है। जहां तक लोहिया जी के साथ सोनभद्र में रहने का सवाल है, तो सोनभद्र में डॉक्टर साहब तो 1 महीने तक प्रवास करते धनौर बंगले पर, और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनका सेवा करने का तकरीबन 20-25 दिन का मौका मिला है। उस समय प्रभात जी एक चीज बताना चाहूंगा आपको, बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी, जो मुझे आज भी याद है। डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। मैंने बताया था कि हिंदी, अंग्रेजी और साइकोलॉजी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, सब्जेक्ट तो तुम्हारे ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन अगर राजनीति में तुम्हारी रुचि है तो तुम्हें अर्थतंत्र, अर्थशास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। अर्थशास्त्र अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम देश को नहीं समझ सकते, समाज को नहीं समझ सकते। सारा कुछ बेटा आर्थिक है, इसे समझो। अर्थ तुम्हें कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे नचाएगा, कौन कौन सा नाच कराएगा, ये बिना अर्थशास्त्र पढ़े तुम नहीं जान सकते। लोहिया जी से जुड़ा कोई सोनभद्र का एक संस्मरण सुनाइए। एक तो संस्मरण आपको सुना ही चुके हैं, दूसरा संस्मरण है सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी के साथ। जब डॉक्टर साहब सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी के घर पर गए थे सिवाला गांव में, तो वहां उनका घर मिट्टी के दीवालों का, खपड़ेल का घर था, टूटी फूटी चारपाई थी, किसी तरीके से डॉक्टर साहब बैठ पाए थे। तो बगल से मांग के कुर्सी आई थी, जिस नारायण तिवारी जी वहां पर हुआ करते हैं, उनके हाथ से कुर्सी मांग के आई थी। डॉक्टर साहब बैठे थे, हम लोग चारपाई बैठे थे, गांव के कुछ लोग जमीन बैठे हुए थे। तो तब डॉक्टर साहब ने कहा था सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी पीठ ठोकते हुए कि हाँ, तुम समाजवाद के लिए काम कर सकते हो। वो चीज में नहीं बोलता, पीठ ठोकते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, तुम संघर्ष कर सकते हो, तुम लड़ सकते हो, तुम आगे जा सकते हो। दुर्भाग्य से आज हमारे बीच सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी नहीं है, उनका देहांत हो चुका है बहुत पहले। एक साहित्यकार के तौर पर होने वाले सांसद से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मैं जानता हूं ये कुछ नहीं कर सकते, और मैं मांग रखता नहीं। मुझे पता है कि जो हमारा सांसद है हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके हाथ में कुछ है भी नहीं, ये बेचारा है। बस इतना है कि ये अपना भला कर ले, मेरी कामना है। अपने सुख शांति सुविधा सारा कुछ जो इकट्ठा करना हो इकट्ठा कर ले, बस इतना ही। ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सांसद बनते ही और बनने के पहले ही आप पहले भी आत्मजीवी थे, आज भी आत्मजीवी हैं। इनसे कोई उम्मीद नहीं, कम से कम मेरी तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूं तमाम सांसदों ने जो वादा किया, बताया कि ये करना है वो करना है, कहीं उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो इनसे उम्मीद क्या करना है? जनता अगर इनसे उम्मीद करती तो बेकार है, क्योंकि एक प्रक्रिया है। जनता उम्मीद करे ना करे तब भी ये चुने जाएंगे। तो क्या ये अपने वादे नहीं पूरे करते? करते नहीं। जो वादा करेंगे उसे तो नहीं ये पूरा करेंगे। और इनके अपने उपाय हैं, अपने प्रोजेक्ट हैं, अपने कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम पर चलेंगे, और जो कि आत्मजीविता के कार्यक्रम है, आत्मजीविता से जुड़े हुए रहते हैं इनके सारे के सारे प्रोग्राम, और दूसरे प्रोग्राम में कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। केवल यंत्र है ये प्रभाव